उत्कर्ष ऐप की बिग समर सेल में पाएं एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त छूट। लेकिन ये दोनों बड़ी बचत है 20 जून तक ही, इसलिए अभी इसका लाभ उठाएं और अपनी अफोर्डेबल तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। जल्द से बच्चे बता दीजिए कि आप सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जल्द से बताएंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह एक टैगलाइन के साथ कि जीवन में कोई भी जानने वाला, बाबू सोना, जादू टोना, धनिया पुदीना, दोस्त दुश्मन, देसी विदेशी, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जगह पे शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी करवा दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आज आप लोगों के सामने, और आज की जो क्लास है वो उन लोगों के लिए बड़ी खास होने वाली है। खुशी का माहौल रहेगा उन लोगों के लिए जिनको पोल पसंद नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में हमारा पोल नहीं है। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी असलियत पता चल जाती है पोल से कि भैया आज पोल नहीं है, तो आप आज अच्छे से जवाब दीजिएगा। और आज हमारी जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आप लोगों के सामने, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगातार 5वें वर्ष किस स्टॉक एक्सचेंज ने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब बरकरार रखा है? तो क्या वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, क्या वो नैस्डैक है, क्या वो संघाई वाला है, या फिर वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है? बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, वैसे तो आप सभी लोग इस चीज से परिचित होंगे, और इसमें आप लोगों को बता दूं कि जो न्यूयॉर्क वाला है जो स्टॉक एक्सचेंज, वो आपका कहां का है वो आप जानते ही हैं। वो आपके ये शेयर मार्केट जो है वो अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। संघाई वाला जो है वो आपका किससे संबंधित देखने को मिलेगा? वो आपको चाइना से संबंधित देखने को मिलेगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका हमारा प्यारा भारत जो है वो आपका भारत से संबंधित है। अगर बात की जाए लास्ट के कुछ समय में जिन्होंने ये बरकरार रखा है वो कौन सा है? वो हमारे देश का ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और लगातार 5वें वर्ष हम कह सकते हैं, लगातार 5वें वर्ष इन्होंने क्या है, सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब इसने क्या करके रखा है, बरकरार करके रखा है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि ये जो आपको सामने दिख रहा है नैस्डैक, ये आपको सामने दिख रहा है नैस्डैक, ये आपका किस देश से संबंधित है? जैसे निप्पन जो है वो आपका किससे संबंधित है? वो आपका जापान से संबंधित है, स्टॉक एक्सचेंज जो है निप्पन। तो ये आप लोग बताओगे किससे संबंधित है नैस्डैक वाला जो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या है आपका? डी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। भारत में नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को मनाया जाता है? 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, या फिर आपका 31 अक्टूबर हो जाएगा? बताएं। अगर बात की जाए नेशनल यूनिटी डे की, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि नेशनल यूनिटी डे जो है वो आपका किनकी याद में मनाया जाता है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो इनको सरदार की उपाधि कब मिली थी? 1928 में, जब आपका बारदौली सत्याग्रह हुआ था। तो उसी बारदौली सत्याग्रह के टाइम पे ही क्या कहते हैं, बारदौली सत्याग्रह के टाइम पे ही यहां की जो महिलाएं हुआ करती थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को किसकी? सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार की। और इनका जन्मदिन कब होता है? 31 अक्टूबर को होता है। और इसी की याद में हम क्या करते हैं, ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो आज जो हमें प्यारा सा भारत देखने को मिल रहा है, हमारे जो भारत का एकीकरण हुआ है, उसमें मेनन साहब और वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा था। हालांकि 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने बाद में भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। और वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी? एक आपकी हुआ करती थी जूनागढ़, दूसरी आपकी जो हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? हैदराबाद। और तीसरी जो हुआ करती थी वो थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि बाद में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में जोड़ लिया गया।
हैदराबाद के लिए चलाया गया था आपका ऑपरेशन पोलो, और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया गया, जिसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी बोला जाता है। साथ में यह भी याद रखें कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पुतला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल साहब की याद में बनाया गया है। कहां पे? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे, जो आपका केवड़िया जिला है, वहां पे आपको यह देखने को मिल जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? वो आपकी 182 मीटर्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो आंसर क्या है इसका? आंसर जो है वो आपका बी देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका डी है, 31 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची से संबंधित है? बताइए। तो कृषि आय पर कर, टोल, कारखाना, या फिर कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर। अगर बात की जाए 7वीं अनुसूची, तो इसमें आपके केंद्र और राज्य के मध्य क्या किया गया है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और इसमें आपकी 3 सूची दी गई हैं। एक आपकी केंद्र सूची दी गई है, एक राज्य सूची दी गई है, और जो समवर्ती सूची है उस पे कानून बनाने का हक केंद्र का भी है, राज्य की है। राज्य भी इस पे कानून बना सकता है और आपका केंद्र भी कानून बना सकता है। साथ में एक और चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जब हमारा संविधान शुरू हुआ था तो केंद्र सूची में कितने विषय थे? 97 विषय हुआ करते थे। राज्य सूची में कितने विषय? 66 हुआ करते थे। और समवर्ती सूची में कितने विषय हुआ करते थे? 47 विषय हुआ करते थे। साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज जो एक और इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समवर्ती सूची में से बार बार ये 5 विषय आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 42वें नंबर के संविधान संशोधन 1976 से 5 विषय ऐसे थे जो आपकी राज्य सूची से ट्रांसफर कर दिए गए, किसमें? समवर्ती सूची में। तो वो 5 विषय कौन कौन से थे? वो आपका था वन, दूसरा वन्य जीव की सुरक्षा, तीसरा शिक्षा हुआ करता था, चौथा नाप और तोल हुआ करते थे। अरे 5वां तो कमेंट सेक्शन में आप ही छाप देना। 4 तो मैंने ही आप लोगों को बता दिए, 5वां जो है वो आप कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी विल बी द राइट आंसर। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? सी इसका सही जवाब देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। बताइए इसका क्या जवाब आपको बताना है, जल्द से इजी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? बताएं। तो कौन सी ऐसी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? बड़ी आसानी से आप इसको बता भी सकते हैं। क्या जवाब देंगे? चलिए समझते हैं इसको। देखो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट झील हो जाएगा। ये हमारे देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो है वो आपकी ब्रैकिश वाटर झील है, जो आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि क्वेश्चन में ही आपको पता चल रहा है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, पर इसका ज्यादातर भाग जो है वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो पुलिकट झील है ये बंगाल की खाड़ी से किस प्रकार अलग होती है, तो बंगाल की खाड़ी से अलग होती है एक भैया द्वीप है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको श्री हरिकोटा के नाम से जाना जाता है। जिसको किसके नाम से जाना जाता है? श्री हरिकोटा के नाम से जाना जाता है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। डल झील की अगर बात की जाए तो सभी लोग जानते हैं ये आपको किसमें? जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पे अगर बात की जाए तो कुछ तैरते हुए आपके गार्डन भी देखने को मिलते हैं, जिनको किन किन नाम से जाना जाता है? कभी इनको रेड कहा जाता है और कभी इनको संकरा के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। लोकतक झील आप सभी लोग जानते हैं।
तो लोकतक झील आपको कहां पे मिलेगी? यहां पे आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि भैया मणिपुर में एक बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, ये तो आप बता ही दोगे। ठीक है, बहुत ही आपका फेमस नेशनल पार्क है, ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। यहीं पे हम कह सकते हैं इसको पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यहां पे जो आपकी वनस्पति है, जो वनस्पति आपकी क्या होती है, सड़ जाती है, उसी से यहां पे आपको क्या है, फुमडीज देखने को मिलते हैं। यहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? फुमडीज देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई ये बात? साबर झील बहुत नॉर्मल सा है। साबर झील आपको कहां है? ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, राजस्थान में देखने को मिलेगी। और ये साबर झील जो है वो आपकी नमक के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस मानी जाती है। और ये भी एक याद रखेंगे, ये भी एक रामसर साइट है। ये भी एक क्या है? रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन पे चर्चा हम लोगों ने कल ऑलरेडी की भी हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। जवाब जो है वो पुलिकट है। चलिए, यदि प्रतिरोध बढ़ता है, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा पे क्या फर्क पड़ेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे इसका आंसर? अरे बचपन से एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। अरे V इजिकल टू, अगर IR वाला फॉर्मूला भी आता है तो आप बड़ी आसानी से इसे बता दोगे। V इजिकल टू IR, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसमें I का जो अगर मैं निकालूं करंट जो है वो आपका क्या आएगा? V अपॉन R आएगा। I जो है वो क्या है आपका? V अपॉन R देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई ये बात? ये आप सभी जानते हैं। तो लाजमी सी बात है, जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा पे क्या फर्क पड़ेगा? ये आपकी क्या हो जाएगी? लाजमी सी बात है, घट जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग बचपन से कई बार पढ़ते भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। एक और चीज जो आप लोगों को बतानी है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक, उसमें किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है। ये सेमीकंडक्टर आज आपके मोबाइल में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो आप लोग बताओगे कि सेमीकंडक्टर बनाने में किस चीज का प्रयोग अधिकतर करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? 17, 18, 15 या फिर आपका 16 हो जाएगा। देखो, अगर बात की जाए समानता के अधिकार की, अगर बात की जाए समानता के अधिकार की, यानी तो ये आपका किसमें है? 14 से लेके 18 तक है। क्या है? 14 से 18 तक। अगर बात की जाए अनुच्छेद 17 की, तो इसमें क्या किया गया है? अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में क्या की गया है? उपाधियों का अंत किया गया है। क्या किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स किया गया है। 15 में क्या है? धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई जाएगी। किस पे? भेदभाव पर रोक लगाई जाएगी। और आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जब भी आपका सरकारी नौकरी होगी, लोक नियोजन जो होगा, उसमें सबको अवसर की समानता दी जाएगी। किसकी अवसर की समानता? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। किस आयोग की सलाह पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया था? तो जब पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन मिला था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो उनका नाम क्या हुआ करता था? विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस टाइम पे ही क्या है कि ओबीसी को आरक्षण इंप्लीमेंट हुआ था। कौन से आयोग की सलाह पे दिया गया था, यह आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट, डैश एक बाहरी ऊर्जा है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। तो भैया, गति को बदलने के लिए क्या हीट लगाओगे, क्या पावर लगाओगे, शक्ति या ऊर्जा लगाओगे, या फिर आप क्या है बल लगाओगे? बताएं, क्या इसका बेहतर आंसर आपको देखने को मिल सकता है?
चलिए जवाब क्या दिया जा रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है कि उसका आंसर जो हो जाएगा वो मंडल आयोग हो जाएगा। तो मंडल कमीशन की सलाह पर ही आपका क्या किया गया था, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया था। अरे भाई न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो आपकी बॉडी है वो आपकी या तो रेस्ट पे रहेगी या फिर वो क्या है आपकी मूवी करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड पे, जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से आपका बल नहीं लगेगा, जब तक बाहर से क्या है बल नहीं लगेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। और ये भी आप जानते होंगे कि न्यूटन का जो पहला लॉ है वो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। वो क्या है, वो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इसके अलावा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। बड़ा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर दे दो, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, एक हॉर्स पावर में आपको कितने वॉट देखने को मिल जाएंगे, ये आपको बताना है, बताइए। आंसर क्या है, इसका आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अनुच्छेद 149 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कैग नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें, कैग के कर्तव्य एवं शक्तियां, संघ एवं राज्यों के खातों का स्वरूप, या फिर आपका हो जाएगा लेखा परीक्षा रिपोर्ट। बताइए इसका क्या आंसर है। कैग जो पॉलिटी का क्वेश्चन है और उम्मीद है आप पॉलिटी के क्वेश्चन को क्या है गलत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी वैसे भी आप लोगों की बड़ी बेहतरीन है। तो बताइए क्या जवाब आपको देखने को इसमें मिलेगा। चलिए कैग की देखो अगर बात की जाए, कैग जो है वो आर्टिकल 148 में दिया गया है। कैग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आ जाए। देखो भाई सरकार ने जो भी पैसा कमाया है आय, और जो भी उसका क्या हुआ है व्यय हुआ है, खर्चा हुआ है, उसमें आपका क्या किया गया है, आय और व्यय को, इसके लिए ये एक रिपोर्ट बनाता है। फिर ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंप देते हैं, प्रेसिडेंट्स आपको सौंप देते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पे जब ये रिपोर्ट जाती है तो ये रिपोर्ट कहाँ पे, संसद में जाती है राष्ट्रपति के बाद। वहां पे एक समिति बनती है, जिस समिति को क्या कहा जाता है, लोक लेखा समिति कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी कहा जाता है, जिसमें कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं। 15 कहां पे से आते हैं लोकसभा से, 7 कहां पे से आते हैं राज्यसभा से। किसी मंत्री को लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि मंत्री खुद सरकार का सदस्य होता है और सरकार की ही आमदनी और खर्चे की जांच होती है। तो लाभजी सी बात है कि जिसका खर्चा हो रहा है अगर आपने उसी को समिति में डाल दिया तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप बिल्ली से बोलोगे जाके दूध की रक्षा कर ले, ठीक है, एक क्या कमेंट सेक्शन में राखी भारती जो भी है, ये छोटा डॉन, इनसे बोलोगे जाओ बेटा लिपस्टिक की सुरक्षा कर लो, क्या सुरक्षा होगी, पूरे मुंह पे चिपड़ लेंगे, एक आध दो दिन में पूरा का पूरा उसको निपटा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है आर्टिकल 149 में कैग के कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, कैग के कर्तव्य और शक्तियां ये आपका बी में दिया गया है। साथ में ये भी याद रखना कैग की नियुक्ति, उनको हटाना, उनका त्यागपत्र, ये सारा का सारा किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन आप जानते ही होंगे मैं क्या पूछूंगा, पर बता ही देता हूं। वर्तमान में हमारे जो भारत के कैग हैं वो कौन है, जीसी मुर्मू हैं, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, और वो स्पेशल इंफॉर्मेशन आप जानते ही हैं कि आप सभी लोगों के प्यार से, प्रेम से, अथक प्रयास से, आपके भरोसे से हमारा उत्कर्ष परिवार जो है वो 13 मिलियन सब्सक्राइबर का हो गया है। और 13 मिलियन सब्सक्राइबर जो हुए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप ही के आगे, आपको हम कह सकते हैं आप हमें बहुत सारा, पूरा भरोसा है कि आप हमें बहुत सारा आगे भी प्यार देने वाले हैं। ये 13 मिलियन आगे 20 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 113 मिलियन तक भी जाएगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी कोई त्योहार होता है या उत्कर्ष क्लासेस के लिए कोई भी जब खुशी का पल होता है तो वो अपने बच्चों के साथ उसको जरूर बांटता है। और 13 मिलियन सब्सक्राइबर की ही बिल्कुल इस खुशी की याद में आप सब लोगों के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है, बिग समर सेल लेकर आया है। क्या लेकर आया है, बिग समर सेल, जिसमें ये सेल याद रखना 14 से लेकर 20 जून तक चलेगी। और इसमें आपके एसएससी के और रेलवे के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें आपको 90 प्लस 13% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लो भाई, अब वो मैं डेली बता रहा हूं, जो बच्चे नए आए हैं ये उनके लिए है। देखो भाई ऐसा मत समझना कि कोर्स फ्री हो जाएगा, 90 प्लस 13 103%।
तो पूरा कोर्स फ्री, और बाकी के जो 3% एक्स्ट्रा बच रहा है वो 3 रुपए एक्स्ट्रा आपके डाल दिए जाएंगे अकाउंट में उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है। 100 रुपए का अगर कोर्स है तो सबसे पहले तो याद रखना 90% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 10 रुपए का वो कोर्स हो गया। और अगर वो 10 के बाद भी उसमें 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगेगा। बस आपको करना क्या है, ये UC13 वाला उसमें आप कोड जरूर लगा लेना। कौन सा? UC13 वाला, और इससे आपको क्या है, डिस्काउंट आप वाला अवेल कर सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का एक टॉपिक तो आपने पढ़ा ही होगा, उसी को आप समझ लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? 25 है, 22 है, 26 है, या फिर आपका 19 हो जाएगा? बताइए इसका आंसर। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? यह धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। अगर बात करें आर्टिकल 26 की, तो यह धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देता है। धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। और 22 में आपका क्या दिया गया है? यही दिया गया है जो आपके पेपर में यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि आर्टिकल 30 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 30 में क्या दिया गया है, यह आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 है, 42 है, 41 है, या आपका आर्टिकल 43 देखने को मिलेगा? बताओ। चलिए, आर्टिकल 42 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 42 में आपका दिया गया है प्रसूति सहायता। 42 में क्या दिया गया है? आपके प्रसूति सहायता दिया गया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 42 में। मैटरनिटी लीव, यानी कि ऐसी महिलाओं को सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए जो महिलाएं डिलीवरी करने वाली हैं बच्चे की, या जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है। और सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया हुआ है, वर्तमान में 26 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है ऐसी महिलाओं को। पर याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, 2 ही बच्चों तक सीमित है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल में 6 महीने की छुट्टी चाहिए तो हर साल एक बच्चा पैदा करते हुए चले गए। ये सिर्फ आपका 2 बच्चों तक सीमित है। ठीक है। आर्टिकल 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, जिसका मुख्य आधार या ये मानता है कि हमारे देश में शादी से संबंधित, तलाक से संबंधित, बच्चे गोद लेने हैं, उससे संबंधित कानून सबके लिए समान होना चाहिए। हालांकि अभी तक लागू तो नहीं हुआ। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे ये लागू है। हालांकि इस पे उत्तराखंड ने भी क्या है, चर्चा शुरू कर दी है। उत्तराखंड भी अब ये प्रयास कर रहा है कि आने वाले समय में उसके यहाँ पे क्या है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हो वो आपका लागू हो जाए। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम या फिर शिक्षा पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम या फिर शिक्षा पाने का अधिकार। हालांकि इसका आंसर जो है वो ए है, आर्टिकल 44। नेक्स्ट बताएं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? तो आर्टिकल 70 है, 72 है, 74 है, या फिर आपका आर्टिकल 75 हो जाएगा। भैया अभी अभी चुनाव हुए हैं, नई सरकार भी बन गई, प्रधानमंत्री भी बन गए, मंत्रिपरिषद भी बन गई, तो लाजमी सी बात है कि इस साल आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं।
और मंत्रिपरिषद की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 74 में यह लिखा हुआ है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा, जो समय समय पर राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति इनकी सलाह पे कार्य करेंगे। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे पर प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर। और याद रखना किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस पे भी ध्यान किसका रहेगा? प्रधानमंत्री ही डिसाइड करेंगे। तो आंसर जो हो जाएगा वो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? नियुक्ति पूछी गई है, तो आंसर 75 रहेगा। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि आर्टिकल 71 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 71 में क्या दिया गया है यह आप लोगों को बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया है? यह पूछा गया है। बहुत ही इजी है, इसको तो हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। 40 है, 48 है, 44 संविधान संशोधन, या फिर आपका क्या हो जाएगा? 45 वाला हो जाएगा। देखो शुरुआत में मौलिक अधिकार कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे। अगर आज हम बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी? तो वो आपको 6 देखने को मिलेगी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आज कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया है? आपका हटा दिया गया है। अब इसमें क्या है? पहले ये आर्टिकल 31 में दिया गया था, आज इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। और ये आज आपका कैसा अधिकार है? ये एक विधिक अधिकार बन गया है, यानी कि एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये कैसे किया गया था? 44वें नंबर के संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे वो मोरारजी देसाई थे। साथ में ये भी याद रखेंगे कि ये कौन सी पार्टी के हुआ करते थे? जनता पार्टी के हुआ करते थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी विल बी द राइट आंसर। मोरारजी देसाई की अगर बात की जाए तो ये हमारे देश के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री रहे हैं। साथ में यह भी आपको याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान भी दिया गया है। निशान ए पाकिस्तान भी दिया गया है। ये हमारे देश के सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। हमारे देश के सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। तो इसका आंसर जो है वो आपका सी विल बी द राइट आंसर। पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा हैं तो बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट तो होगी, क्योंकि पॉलिटी तो इन लोगों ने घोल के पी रखी है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को भारत के संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए जाने के कारण लघु संविधान कहा जाता है? 42वें नंबर का संशोधन है, 61वां है, 44वां है, या फिर आपका 52वां हो जाएगा? बताएं। 61वें नंबर के संविधान संशोधन से वोट देने की आयु 21 से घटा के क्या कर दी गई? 18 कर दी गई। 44वें नंबर के संविधान संशोधन से क्या हुआ था वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। 52वें नंबर के संविधान संशोधन से दल बदल विरोधी कानून लाया गया था और इसी से आपकी अनुसूची 10 भी जोड़ी गई थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? उनका नाम था राजीव गांधी। उनका क्या नाम हुआ करता था? राजीव गांधी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 42वें नंबर के संविधान संशोधन। और ये आपका कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस समय हमारी देश की प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? वो थी इंदिरा गांधी। क्या हुआ करती थी? इंदिरा गांधी। और ये आपको याद रखना है, इस संविधान संशोधन से बहुत ज्यादा बदलाव किए गए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न तो बनता है, आप लोगों को बताना है संविधान संशोधन किस आर्टिकल में दिया गया है। संविधान संशोधन भाग 20 में है। संविधान संशोधन की शुरुआत लोकसभा से भी हो सकती है, राज्यसभा से भी। अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वें नंबर वाला क्या है कि 33% आरक्षण अब महिलाओं के लिए भी रहेगा लोकसभा में और आपकी जो राज्यों की विधानसभा है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से ली है? तो वो ली है हमने कहां पे से? साउथ अफ्रीका से ली है। कहां पे से ली है हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया? वो हमने ली है साउथ अफ्रीका से। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो क्या करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन उनकी है जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, उनको ये बता दिया जाए कि उत्कर्ष क्लासेस जो हमारा परिवार है वो आपका क्या है, 13 मिलियन का हो गया है। तो इस खुशी को उत्कर्ष परिवार अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बांट रहा है। किस प्रकार बांट रहा है? तो उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी और रेलवे के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनमें आपको 90% का, अप टू 90% प्लस आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। बस आपको करना क्या है कि ये वाला कूपन कोड जब आप लगा रहे हो तो ये UC13 वाला कोड जरूर यूज कर लेना, ये वाला कोड। और ये आपकी जो सेल चल रही है, हमारी जो बिग समर सेल चल रही है, ये आपकी 14 जून से लेकर 20 जून तक है। तो जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी आपके साथी हैं, पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में या कोई भी, उनको इस बिग समर सेल के बारे में जरूर बताइएगा, और उनको बताइएगा ये भी कि वो भी आगे जाके इसको क्या कर दे, शेयर कर दे। अब जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को भैया लाइक कर दियो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे इसको शेयर कर देना। टेलीग्राम का हमारा चैनल है उत्कर्ष एसएससी के नाम से, उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ये PDF वहां पे मिल सके। तो मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई जरूर करते रहना। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।